नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं 22 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं। और आइए करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी असम। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ने अभी हाल ही में खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। अब उद्योग का दर्जा देने से क्या लाभ होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उद्योग का दर्जा देने से जो सबसे पहला लाभ ये होगा कि इसमें आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाएगा आधारभूत संरचना के विकास के लिए। इसके अलावा बैंकों से ऋण लेना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें सब्सिडी भी कई तरह की प्राप्त होगी, चूँकि इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो इस वजह से उद्योग का दर्जा देने से मिजोरम में खेलों को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि ईरान ने रियाल के स्थान पर किस नई मुद्रा को जारी किया है? रियाल के स्थान पर किस नई मुद्रा को जारी किया है? तो हमारे सामने ऑप्शन है ए तोमान, बी डॉलर, सी रूबल, डी रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा तोमान। तोमान रियाल के स्थान पर ईरान ने तोमान नामक नई मुद्रा को जारी किया है। अब ये प्रश्न ये है कि ईरान को तोमान नामक नई मुद्रा जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता ये पड़ी कि जो इन्फ्लेशन रेट था रियाल का वो काफ़ी बढ़ चुका था, और इन्फ्लेशन रेट जो था वो रियाल का इस वजह से ज़्यादा बढ़ा था कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो थे अपने न्यूक्लियर डील जो ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था उससे बाहर हो गया था अमेरिका। इस वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप रियाल की मुद्रास्फीति जो है काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो स्थिति ये है कि जो नया तोमान करेंसी जारी किया गया है, एक तोमान का मूल्य जो है 10,000 रियाल के बराबर है। तो हम समझ सकते हैं कि रियाल की कितनी बुरी स्थिति थी अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर डील से अमेरिका के वापस बाहर आने से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? हमारे सामने ऑप्शन है ए 22, बी 32, सी 12, डी 11। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 12। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या इंडिया में जो है वो कितनी है? वह है 12। और जो 12 वाणिज्यिक बैंक है उनका यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखा देता हूँ, इसको ध्यान में रखना होगा। और ये जो है देखिए कौन कौन है। पहला हो जाएगा हमारा पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पांचवा है कैनरा बैंक, छठा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 7 है इंडियन ओवरसीज बैंक, डी है पंजाब एंड सिंध बैंक, 9 है इंडियन बैंक, 10 है यूको बैंक, 11 है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लास्ट है 12 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये संख्या जो है 12 हो गई है। ये विलय की प्रक्रिया तो बैंकों की संख्या जो घटाने की प्रक्रिया तो 1999 के आसपास शुरू हो गई थी, लेकिन जो 2020 में जो बैंकों का विलय हुआ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2020 में जो बैंकों का विलय हुआ है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पंजाब नेशनल बैंक में है जो 2 बैंक मिले हैं, एक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये पंजाब नेशनल बैंक में विलय इनका हुआ है। कैनरा बैंक में कौन मिला है? तो कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मिला है। और जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसमें आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक मिला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक मिला है। और इंडियन बैंक में जो है वो कौन मिला है? इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया। तो इस प्रकार से
20 में 4 बार ये 1 अप्रैल को ही ये सब सारी घटनाएं हुई हैं और बैंकों को विलय कर दिया गया है, जिसके कारण इनकी कुल संख्या जो है घट करके 12 हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च जन्म दर किस राज्य में है। भारत में सर्वोच्च जन्म दर किस राज्य में है। तो हमारे सामने ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो ये जो है ये चूँकि आप इस पर मत ध्यान दीजिएगा, चूँकि मैंने ऑप्शन दे दिया है 26.2, 25.2, आपको ध्यान रखना है, ये क्रम में ही है, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिहार। भारत में सर्वोच्च जन्म दर किस राज्य में, बिहार में है। प्रति 1000 पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, 26.2। 26.2 जो है प्रति 1000 पर बच्चे जन्म लेते हैं, ये हमको ध्यान रखना होगा। और ये तो इसका हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि क्रम से याद कर ले 4 को, चूँकि अगर ए न रहे तो दूसरा कौन हो जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जहाँ 25.6 है, बहुत कम का अंतर है, एक का। मध्य प्रदेश में 24.6 है, फिर राजस्थान का 24.4 है। ये सारे के सारे बीमारू राज्यों में से ही हैं जितना ये देख रहे हैं हम लोग, लेकिन उसमें बिहार जो है टॉप पर है जन्म दर में। प्रति 1000 बच्चों की जन्म दर में बिहार जो है टॉप पर है। कितना है, 26.2। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है, चौथे पर राजस्थान है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है। सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है। तो हमारे सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम छत्तीसगढ़। असम छत्तीसगढ़ से दिया दोनों में 41 प्रति 1000 है। डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना है, 48 बच्चे जो है जन्म के समय प्रति 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 48 बच्चों की मृत्यु जन्म के समय हो जाती है। तो इसमें किसका स्थान है, मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कितना है, 43 बच्चे 1000 जन्म लेते हैं, 43 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 37। तो हमें देखना होगा कि इसमें बिहार नहीं है। जन्म दर में तो आगे है बिहार, लेकिन मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में बिहार पीछे है। टॉप अगर 5 देखा जाए तो उसमें नहीं है। तो इसमें देख लेना होगा कि पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरे में आ जाएगा असम छत्तीसगढ़, दोनों 41 प्रति 1000 है, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो सर्वोच्च शिशु मृत्यु दर में कौन आंसर हो जाएगा, हमारा मध्य प्रदेश, 48 प्रति 1000। अब जो है आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाजिया म्यूजियम जिसे अब मस्जिद में बदल दिया गया है किस देश में है। इसको हाजिया सोफिया भी कहा जाता है, हाजिया सोफिया म्यूजियम या हाजिया म्यूजियम जिसे अब मस्जिद में बदल दिया गया है किस देश में है। हमारे सामने है ऑप्शन है ए इस्तांबुल तुर्की, बी मक्का सऊदी अरब, सी कैरो इजिप्ट, डी न्यू दिल्ली भारत। तो हाजिया म्यूज़ियम या हाजिया सोफिया म्यूज़ियम जो है वो जिसे मस्जिद बदल दिया गया है ये तुर्की में है, तुर्की के इस्तांबुल में है, और इसे हाल ही में इसे मस्जिद में बदल दिया गया है। इसे मस्जिद का दर्जा दे करके इसमें नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। और ये इसको लेकर के काफ़ी जो पश्चिमी देश से नाराज़ हैं, चूँकि इस्तांबुल का ये जो हाजिया सोफिया म्यूज़ियम जो था वो सेकुलरिज्म का एक सिंबल था। ये क्रिश्चियनिटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था। लेकिन तुर्की के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में ताइप एर्दोगान, इसको जो है मॉस्क में बदल दिया गया है और कहा गया है कि ये यहाँ पर आकर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है नमाज अदा कर सकते हैं। और एक बात ये है कि ये जो है हाजिया सोफिया म्यूज़ियम जो था ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था, इसलिए इस पर विश्व की निगाहें और है। और ये
काफ़ी पुराना मस्जिद था। हाजिया सोफिया मंदिर जो मस्जिद जो था काफ़ी पुराना मस्जिद था। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, उइघुर मुस्लिम चीन के किस प्रांत में बहुलता से रहते हैं? वैसे ये रहते हैं कई जगहों पर, लेकिन कहाँ पर इनकी बहुलता ज़्यादा है? तो हमारे सामने ऑप्शन है हुनान, हेनान, हुबई, शिनजियांग। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा ये तो पहली बात है कि उइघुर मुस्लिम जो अभी हाल में चर्चा में है, मतलब चर्चा में पहले भी रहते थे, लेकिन इनकी प्रासंगिकता अभी इस टॉपिक की प्रासंगिकता सॉरी इस टॉपिक की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल में अमेरिका ने जिस प्रकार से उइघुर मुस्लिमों के साथ होने वाले मानवाधिकार हनन के विरोध में जिस प्रकार से टॉप जो ऑफिसर्स हैं चाइना के, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए चर्चा में अभी हाल में है। और ये तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुनान। हुनान में ये सर्वाधिक मात्रा में, वैसे शिनजियांग में भी रहते हैं पर्याप्त मात्रा में, लेकिन सर्वाधिक संख्या इनकी कहाँ है? वो है हुनान में। जिसका आंसर हो जाएगा हुनान, उइघुर मुस्लिम। इसको लेकर के अमेरिका जो है चाइना के प्रति काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको, और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रीवा सोलर प्लांट से 25% ऊर्जा की आपूर्ति किस मेट्रो सेवा को प्रदान की जाएगी? अभी पता होगा कि 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और ये जो है, तो ये जो 25% इसकी ऊर्जा जो है कहाँ सप्लाई की जाएगी? तो इसका ऑप्शन ए है भोपाल मेट्रो, सी दिल्ली मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो, सी पटना मेट्रो, डी मुंबई मेट्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली मेट्रो। ये अपनी कुल ऊर्जा का 25% जो है कहाँ सब करेगा? दिल्ली मेट्रो को ऊर्जा की सप्लाई करेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में सरकार का ये है कि जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक स्रोत है, उसको थर्मल एनर्जी के स्थान पर रिप्लेस करना है। थर्मल एनर्जी को पीछे करना है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको आगे लेकर जाना है। जिस प्रकार से थर्मल एनर्जी से पोल्यूशन वगैरह होता है, सरकार का टारगेट है कि थर्मल एनर्जी के परसेंटेज को टोटल एनर्जी में कम किया जाए। और सरकार का लक्ष्य भी है 185 गीगावाट एनर्जी उत्पन्न करने का 2030 के आसपास। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।